हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम त्रुटियों और उससे संबंधित संचरण और संयोजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? त्रुटियों के संयोजन और संचरण की बात करेंगे। यहाँ पर रियल में संयोजन क्या होता है और संचरण क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ और संचरण का मतलब होता है फैलना, यानी भौतिक राशियां फैलती भी है। जो मूल राशियां होती है, जो मूल राशियां से जो उसमें थोड़ा भी डेविएशन होता है, थोड़ा भी जो क्या होता है चेंजिंग होता है, कब जब उसको हम प्रेक्षित करते हैं या प्रेक्षण करते हैं तो उसमें जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रुटि। उस राशियों में त्रुटि। लेकिन जब उसको हम जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन। लेकिन जो उसमें त्रुटि के कारण जो अंतर आता है या जोड़ में या घटाव में, उसको हम क्या बोलते हैं? संचरण या प्रोपागेशन। संचरण या प्रोपागेशन। याद रहे, यहाँ प्रोपागेशन का मतलब है फैलना। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक कटोरी हम दही ले और दही को यहाँ मैं क्या करूँ? गिरा दूँ, तो स्वाभाविक है कि उस कटोरी का पहले जो आकार था उतना तो पहले रहेगा, लेकिन जैसे हम सतह पर डालेंगे तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर डेवलप हो जाएगी, यानी कुछ ना कुछ त्रुटियां डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर आप बात समझिएगा कि डिफिनीशन से क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम घनत्व की बात करें, किसकी बात करते हैं? घनत्व की। तो घनत्व जो होता है वो किसका अनुपात होता है भाई? घनत्व जो होता है, घनत्व को हम बोलते हैं द्रव्यमान बटा क्या? आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। अगर यहां पर ये दोनों के अंतर, अगर इसमें द्रव्यमान, अगर वस्तु के द्रव्यमान में अंतर आ रहा है और क्या उसके आयतन में अंतर आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसके घनत्व में अंतर आएंगे ही आएंगे। और जब ये अंतर आएंगे, इस अंतर को ही हम क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रुटि। तो एक तो आपका क्या प्रेक्षित मान है, ये सब क्या प्रेक्षित राशि है, और इसमें क्या त्रुटि का कारण क्या है? उसका परिणामी वैल्यू है। यानी ये जो त्रुटि जो होगी यहाँ पर, इसमें जो त्रुटियां होती है, जो इसमें त्रुटियां होती है, यानी अगर m है, अगर इसमें थोड़ा सा बढ़ जाए या घट जाए तो m प्लस माइनस क्या? डेल m हो जाएगा। और ये अगर v है तो ये v प्लस क्या होगा? डेल v हो जाएगा। ये बता रहा है कि इसमें अंतर कितना आ रहा है, या इसमें कितनी बढ़ोतरी है या कितनी कमी है। इसमें बता रहा है इसमें कितनी बढ़ोतरी है, कितनी कमी है। इस बात को ये समझा रहा है। तो ये इसकी मूल राशियां थी, और इस मूल राशियों में जो अंतर आया, ये मूल राशियों में जो अंतर आया, तो इसके अंतर को ही हम क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। अब ये डिफिनेशन समझिए कि त्रुटियों का संयोजन कहते किसको है? किसी भौतिक राशि में, कोई भी भौतिक राशि हो, तो हम सभी भौतिक राशि को कहते हैं प्रेक्षित करते। क्या कहते हैं? प्रेक्षण मतलब प्रेक्षण करते हैं। और प्रेक्षण करने में इन राशियों के माप में जो त्रुटि होती है, या जिसके कारण क्या होती है ये त्रुटियां होती है, तो उसके परिणात्मक में, उसके परिणामी के कारण जो उसमें त्रुटियां उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रुटियों का संयोजन। फिर मेरा बात समझिए, किसी भौतिक राशियों में सभी प्रेक्षित राशियों की माप में, जो भी राशि हम प्रेक्षित है, सभी की राशियों की माप में होने वाले त्रुटि के कारण इनके परिणामी राशि में जो त्रुटियां या एरर उत्पन्न होती है, जो परिणाम जो लास्ट वाला आएगा, जो उसमें उत्पन्न होंगी, उसको कहते हैं त्रुटियों का संयोजन। यहां पर बात होगा कि त्रुटियों का संयोजन चार तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक तो आप जोड़ के लिए, दूसरा घटाव के लिए, तीसरा गुणा के लिए, और चौथा भाग के लिए। क्लियर? अब हम बात जो करने वाले हैं, इसमें हमने कंडीशन आपको लगा रखा है कि योग एवं अंतर में त्रुटियां, यानी अगर हम किसी भौतिक राशि को जोड़ते हैं तो उनके योग में या उसके अंतर में क्या होती है? त्रुटियां होती है। ये कैसे त्रुटियां होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, तब जाके इसका पूरा कंडीशन हमको मिलेगा। यहां पर आप समझ सकते हैं, इसका अगर डिफिनीशन हम बात करें, जब दो राशियों का योग एवं अंतर, जब दो राशियों का योग एवं अंतर किया जाता है, तो अंतिम में परिमाण में निरपेक्ष त्रुटियां उन राशियों का निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है।
यानी निरपेक्ष त्रुटियां जो होती है उन राशियों, जो भी राशि आई है ना, उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियां के योग के बराबर होती है। अब बात होगा निरपेक्ष त्रुटियां क्या है, इस बात को हम समझेंगे तब जाके क्लियर समझ में आएगा। तो मैं कहूंगा कि पहले आप इसको नोट करें, इसके बाद इसके पूरे कंडीशन को आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब हम बात समझते हैं कि मैंने क्या लिखा कि माना कि दो राशियां ए और बी के मापित मान अर्थात क्या मेजर्ड मान ए प्लस माइनस डेल ए तथा बी प्लस माइनस डेल बी है, जहां डेल ए तथा डेल बी ए तथा बी में क्या निरपेक्ष त्रुटि है। एक ऐसी त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक नया हमारा फिजिकल राशि क्या होगी, भौतिक राशि क्या होगी, मान लेते हैं कि एक नया भौतिक राशि हमारा क्या होता है, जेड डेवलप होती है। क्या, जेड। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एडिशन के सम की बात करते हैं। किसमें हम बात कर रहे हैं, सम के लिए हम बात कर रहे हैं, सम के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी योग। किसकी बात कर रहे हैं हम, योग के लिए बात कर रहे हैं, योग के लिए हम बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, योग के लिए आएगा तो हमारे पास एक नए राशि क्या हो गई, जेड हो गई। तो नए राशि जब जेड होगी तो जरा सोचो कि ए और बी हमारे क्या जब जोड़ेंगे तो नए राशि ए प्लस बी हो जाएगी। तो ए प्लस बी में जो त्रुटि होगी, जेड बराबर ए प्लस बी में, ए प्लस बी में त्रुटि क्या होगा जी, डेल जेड, डेल जेड है। तो इसके सम से अगर यहां पर हमारा जेड था तो ए प्लस बी था, लेकिन जब डी जेड आएगा, एडिशन के टर्म लेंगे तो हम लिखेंगे कि जेड आप प्लस माइनस क्या डेल जेड लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि ए जो है, ए जो है, ए के लिए जो हम लोग लिख रहे हैं, ए के लिए ये हम क्या लिखेंगे, इसमें जो अंदर जो इसमें क्या होगा, इससे जो मापित मान है वो कितना हो रहा है, ए प्लस माइनस क्या है, डेल ए हो रहा है। और बीच में हमारा क्या प्लस क्या है, बी के लिए क्या होगा, तो बी के लिए क्या होगा, बी प्लस क्या होगा, डेल बी हो रहा है। अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे। जब दोनों को ऐड करोगे ए आपका क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। जब ए प्लस बी होगा तब प्लस माइनस आप क्या लिखोगे यहां पर, डेल ए आप प्लस माइनस क्या लिखेंगे, डेल बी लिखेंगे। तो अब स्वाभाविक है कि आप देखोगे कि ये आपका ए प्लस बी रियल में क्या दिखा रहा है, यही आपका जेड दिखा रहा है। तो हम चाहेंगे तो यहाँ जेड भी लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो डेल ए आप प्लस क्या डेल भी लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूं तो जेड और प्लस माइनस डेल जेड जो होगा ये ऐसा लिखा जाएगा। आप मैं इसको काट दूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्लस माइनस डी जेड बराबर क्या प्लस माइनस क्या होगा, डेल ए आप प्लस क्या होगा, डेल बी होगा। यानी यहाँ पर हम देखें कि डेल जेड बराबर क्या होगा, डेल ए आप प्लस डेल बी होगा। यानी इसमें मैक्सिमम त्रुटि कितनी हो सकती है, यानी z मैक्सिमम जो होगा डी जेड, यहां पर जो आपका डी जेड होगा एक होगा मैक्सिमम जो त्रुटि होगी वो क्या कहलाएगी भाई, तो ए आपका त्रुटि कहलाएगी डेल ए और प्लस क्या डेल बी कहलाएगी। डेल ए प्लस क्या कहलाएगी, डेल बी कहलाएगी। ये किसके लिए, ए एडिशन के लिए हुआ, ए किसके लिए, एडिशन के लिए हुआ। तो यहां से हमको क्या निकल गया, यहां से हम निकल गया डी जेड निकल गया। अब तो ये एडिशन के लिए बात हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, यहां पर डिफरेंस की बात करते हैं। किसके, अंतर। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, अंतर के लिए। अंतर के लिए इसका मतलब मैं बोल रहा हूं डिफरेंस के लिए, डिफरेंस के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप जरा सोचो, अगर डिफरेंस होगा तो हम जेड बराबर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ही लिखेंगे। अगर जो इसमें त्रुटि होगी वो डी जेड ही त्रुटि होगी, तो हम तो लिख सकते हैं ना जेड प्लस माइनस क्या डी जेड। अब अंतर यहां आने वाला है, इस एक जगह पर तो हम क्या ये रखेंगे ए प्लस माइनस डी जेड, और यहां पर बीच में क्या माइनस बी और क्या प्लस माइनस क्या
डेल बी लिख सकते हैं। और मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं कि ए और माइनस बी, और आप देख रहे हो कि यहां से हमारा क्या प्लस माइनस जो जा रहा है, जो इसमें हम लोग 2t की बात करेंगे तो ए हमारा क्या होगा डेल ए और प्लस माइनस क्या होगा डेल बी हो गया। और आप चाहोगे इसको जेड लिख सकते हो ना, और प्लस माइनस क्या लिखेंगे यहां पर डेल ए आप प्लस क्या डेल बी लिख सकते हैं। तो अब यहां सोचेंगे कि जेड प्लस क्या डेल जेड होगा, तो जेड से जेड मर गया। आप यहां 2t की बात करेंगे तो 2t आपका कितना होगा डेल जेड इसका क्या होगा आपका हो गया डेल ए आप प्लस क्या डेल बी। आप देखो कि ये दोनों में या तो एडिशन हो या तो सब्ट्रैक्शन हो, यहां पर मैक्सिमम 2t क्या आएगी ए डेल ए प्लस क्या डेल बी ही आएगी। इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो इससे रिलेट करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमारा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। आपको बस ये समझना है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये जेड मैक्सिमम इतना ही होगा, ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर दो राशियां दिया हुआ हो उसमें अगर 2t बनाना है एडिशन के टर्म में तो कितना होगा, तो जो राशियां दिया हुआ हो उसमें क्या होगा एक मूल होगा जो उसमें चेंज हो रहे हैं, तो जो चेंज हो रहे हैं वो क्या होगा डेल वाला, और जो क्या हो रहे हैं जो कांस्टेंट है वो आपका क्या ए है। दोनों का अगर एडिशन होगा तो क्या होगा डेल जेड मैक्सिमम निकलेगा। क्लियर? इस पर हम लोग न्यूमेरिकल से सवाल को ज्यादा से अच्छा समझ पाएंगे। आइए देखते हैं, नोट कर लें, इसको आप नोट करें। एक मेरा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि रियल में है क्या। दो प्रतिरोध R1 बराबर इतना और R2 बराबर इतना श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनके समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसा? समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये रियल में हम लोग कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। क्या आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है? जरा सोचो, क्या अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने तो श्रेणी क्रम इसको हम लोग बोलते हैं। ए हमारा R1 है तो ए हमारा क्या R2 है, यानी R1 का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना। तो जरा सोचो बाबू मेरे कि हम सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन R1 इक्वल टू कितना दे दिया है 200 प्लस माइनस क्या 3 ओम दे दिया है, आप खुद ही दिख रहा है। और R2 बराबर आपको क्या दे दिया है 400 आप प्लस क्या 4 प्लस माइनस क्या m दे दिया है। अब यहां से हमको निकालना है R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे R1 आप प्लस क्या R2 लिखेंगे। क्लियर है? अब आपको यहां समझना है थोड़ा सा बेसिक चीज समझना है कि अगर हम R इक्विवेलेंट हमको चाहिए, यहां डैश की मैं बात बोल रहा हूं, तो क्या आप लिख सकते हैं ना, कि R1 ये R1 है, मैं डैश लगा दिया, आप प्लस क्या R2 मैंने क्या लगा दिया डैश लगा दिया। यानी आप समझिए कि ये आपका क्या है, ये आपका R1 है, ये आपका R1 है, तो ये आपका क्या है R2 है, ये आपका R1 है। तो यहां पर यह समझ लीजिए कि R1 डैश आपका कितना है, तो ये आपका होगा 200 और R2 डैश कितना है आपका 400। लेकिन अब जरा सोचना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल R1 कितना है, डेल R1 डैश कितना है, तो आप बोलोगे सर ये डेल R1 क्या 3 है, लेकिन डेल R2 कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप बताओ आप क्या लिख सकते हैं। यहां पर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखेंगे बताओ। तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे R है ना, ये 200 प्लस क्या 400, इसका मतलब क्या 600 ओम आएगा। लेकिन अगर हम R इक्विवेलेंट अगर डेल के मैं बात करूं तो ए हमारा क्या होगा डेल R1 डैश प्लस क्या डेल R2 डैश आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 प्लस क्या 4, यानी कितना 7 ओम। अब यहां R इक्विवेलेंट का जो कंसेप्ट है आप यहां समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या आप इस चीज को लिख सकते हैं, समझिए जो हम लोग पीछे रूल पढ़े हैं
इसको मैं लिख सकता हूं, ये जितना दिया हुआ है जो भी ये आर इक्विवेलेंट, ये आपका क्या है आर डैश 1 आप प्लस क्या माइनस क्या डेल आर 1 डैश लिख सकते हैं। फिर प्लस में हो गया ना, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान समझिए, इसको मैं बोल रहा कितना डेल डैश R2 और प्लस माइनस डेल R2 डैश। मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। अब जरा सोचो बाबू, इसको मैंने जोड़ दिया ना, तो अब मैं R1 डैश प्लस क्या R2 डैश लिख सकता हूं, और यहां पर प्लस माइनस में लगा सकता हूं डेल R1 डैश प्लस डेल क्या R2 डैश। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका वैल्यू आपने कितना निकाला, आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको आप क्या लिखेंगे, आप बताओ। तो ये तो रियल में हमारा क्या इक्विवेलेंट है ना, ये तो यही इक्विवेलेंट है, यानी ये आर इक्विवेलेंट, यहां पर आपका क्या हो गया आर इक्विवेलेंट और प्लस क्या डेल आर इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब है कि आपने इसका वैल्यू कितना निकाला, आप देखो तो कितना 609, आप 600 यहां लिख दिए, और यहां पर क्या प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है प्लस माइनस, आप इसका वैल्यू कितना निकाला 7, तो मैंने 7 और इसको मैंने जोड़ कर कहते ओम लगा दिया, यानी ये हमारा हो गया क्या आर इक्विवेलेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, ये जो भी है ना आप देखना है कि जो भी दिया है इसको आप कुछ मान लो। जैसे मैंने यहां क्या माना, इसको मैंने R1 माना या R2 है, तो यहां R1 R2 मैंने दोनों का ऐड कर दिया, तो आर इक्विवेलेंट हो क्यों कि श्रेणी क्रम का कंसेप्ट है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इस पूरे कंसेप्ट को आर इक्विवेलेंट, मैं क्या बोल रहा हूं आर इक्विवेलेंट डैश को, क्या इसको हम R1 डैश मान लें, इसको मैं क्या R2 डैश मान रहा हूं, तो आपको दिख रहा है ना, यहां मैं लिखा हूं R1 डैश को क्या 200, और ये R2 डैश है ना, R2 में ना R2 डैश है ना, वो मैं कितना 400 लिखा हूं। अब एक बात और समझना, ये हमारा क्या डेल है, ये मेरा क्या डेल है, तो यहां डेल R1 डैश और क्या होगा डेल R2 डैश, ये 3 है 4 है। मैंने क्या लगाया, एक कंसेप्ट को मैंने पकड़ लिया, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना R1 डैश प्लस R2 डैश, इसका मतलब 200 प्लस 400 कितना 600, और डेल आर इक्विवेलेंट डैश को मैंने कितना डेल R1 डैश प्लस डेल R2 डैश, इसकी वैल्यू कितनी 3 है, इसकी वैल्यू कितनी 4, मैंने जोड़ दिया। अब मैंने ये जो कंसेप्ट जो इसका मैथमेटिकल कंडीशन है मैंने लिख दिया। इसको जरा सोचो, देखो तो आर के लिए ही ना, यही मेरा क्या R1 और ये मेरा क्या R2 प्लस, फिर मैंने R2 के लिए क्या 400 दिस, और देखो तो इसको और इसको मैंने जोड़ दिया R1 प्लस R2, मतलब समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ना, तो डायरेक्ट मैं लिखता, और यहाँ प्लस माइनस क्या डेल R1 प्लस डेल R2, और इतना को मैंने क्या सिखाया आपको बताओ तो आर इक्विवेलेंट ना, देखो तो आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल आर, आज सबका वैल्यू आपने निकाल चुका है ना, मैंने केवल वैल्यू रख दिया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। मैं इस पर एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। पढ़े क्या लिखा है, किसी तापमापी द्वारा मापे गए 2 पिंडों का ताप। तो सबसे पहले पिंड की बात करते हैं। एक मेरा पिंड यहाँ पर ए है और दूसरा पिंड क्या बी है, तो ए मेरा ए है और मेरा क्या बी है, ठीक है। इस पिंड का जो टेम्परेचर क्या है T1 है और इस पिंड का टेम्परेचर क्या है T2 है। कहता है दोनों के बीच अंतर आ रहा है, क्या होता है यहाँ पर मैं क्या तापांतर, तापांतर का मतलब क्या होता है दोनों के बीच का अंतर। ये दोनों के बीच जो अंतर आएंगे उस दोनों बीच के अंतर को हम मान लेते हैं क्या T2 माइनस क्या T1, ये अंतर आ रहे हैं, ये अंतर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 बातें समझनी है। जो सवाल दिया है उसके बारे में पहले सोचिए, गिवन जो दिया है सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर ये T1 कितना दिया है भाई, T1 कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस क्या 0.5 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 0.5 डिग्री सेल्सियस। T2 आपका कितना दिया है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या 0.5 डिग्री सेल्सियस। यहां पर आपको बात समझनी है कि ये दोनों के बीच अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे निकालेंगे ये हम इस बात को हमको समझना है। तो आप बताओ, आपको मैं अगर चाहूं इसमें अंतर निकालने के लिए तो आप अंतर कैसे लिख सकते हो। तो इस अंतर को मैंने क्या किया ना, इस अंतर को मैंने क्या किया कि डेल टी का कंसेप्ट मैंने लगाया। तो अब जरा सोचो डेल टी का जो कंसेप्ट होगा, यानी यहां पर मैंने क्या लिखा डेल डैश ले लिया,
इसका मतलब डेल डैश मैंने ले लिया तो इसका मतलब भी समझना है। डेल डैश का मतलब क्या कि ए मैंने लिखा T1 प्लस क्या T2, यह मैंने केवल T ही ले लेते हैं, लेकिन अंतर की बात है तो T1 प्लस T2 तो लिखेंगे नहीं। यहाँ हमको क्या T2 माइनस क्या लिखना पड़ेगा, T1 लिखना पड़ेगा, T2 माइनस T1 लिखना पड़ेगा। आप देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा तपांतर। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर T2 का वैल्यू कितना है। आप जरा सोचिए यहाँ कितना है 50 ना, तो पहले आप लिखेंगे 50 और यहाँ प्लस माइनस 0.5, यहाँ तक किसी को दिक्कत माइनस। अब क्या हो गया 20 लिखा है ना 20 और प्लस माइनस क्या 0 पॉइंट, यहाँ पर प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब जरा सोचो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रहे हैं तो इसके बीच जो वैल्यू आएंगे, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया क्या T2 डैश, इसको मैंने क्या मान लिया T1 डैश। तो इसको स्वाभाविक है कि डेल T2 डैश मानेंगे और इसको मैं क्या लिखूंगा कि डेल T1 डैश भी मानेंगे। तो आप देखो इसके बीच जो हम डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो तो T2 माइनस T1 यहाँ डैश लगा दूं और फिर प्लस माइनस ये दोनों में कॉमन है ना कितना, देखो तो 0.5 अब प्लस माइनस 0.5, तो प्लस माइनस लेंगे तो ये प्लस माइनस ऑटोमेटिक क्या होगा बाहर आ जाएगा। अब जरा सोचो ये T2 कितना है भाई 50, तो आप लिख दो 50 अब माइनस क्या 20, तो आप लिख दो 20 और प्लस माइनस ये दोनों को जोड़ो तो क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी जरूरी। ये क्या होगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस। यानी आप देख रहे हो कि ये आपका T जो परिणामी जो T है वो क्या निकल गया, ये परिणामी T आपका इतना निकल गया। ये आपका क्या होगा आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप इजीली समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड तमाम जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या गुणन और क्या डिवीजन मतलब क्या भाग का नियम, इसमें कैसे वर्क करते वो चीज हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क बनाने के लिए। आप इस क्वेश्चन को घर पर बनाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर करेंगे, फिर हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर बना दूंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि कंडीशन क्या कहता है। ये तो क्वेश्चन आप घर से बनाएंगे, होमवर्क है आपके लिए। यहाँ रूल है गुणनफल तथा भागफल में त्रुटि। यहाँ नियम क्या कहता है ये समझिए। कहता है कि जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त परिमाण में अपेक्षित त्रुटि बोलता है रिलेटिव त्रुटि तथा उन गुणकों या भाजकों में अपेक्षित त्रुटि का योग होता है। जो गुणा होगा या भाग होगा ना तो उसमें का अपेक्षित त्रुटि का क्या होगा योग होगा। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, एक रूल बना दे रहा हूं। इसके लिए रूल क्या है, माना कि दो राशियां A और B है और उनका गुणा क्या है A इंटू B है। A तथा B के मापित मान A प्लस क्या डेल A और B का ये क्या होगा डेल प्लस B प्लस डेल B है। तो Z में जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी dz त्रुटि होगी। तो Z बराबर A प्लस B में त्रुटि का होगा dz होगी। अब हम क्या करेंगे ये Z है ना तो हम Z तो जरूर लिखेंगे, आप प्लस माइनस का लिखेंगे डेल Z लिखेंगे। लेकिन अब तो भाई त्रुटि हो रही है ना, तो इस A में जो त्रुटि हुई वो कितना डेल Z, यानी डेल Z क्या होगा डेल A प्लस डेल B है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि A आप प्लस माइनस क्या डेल A और फिर इंटू क्या B आप प्लस माइनस क्या डेल B, ये दोनों को मैं मल्टीपल करूंगा। मल्टीपल करने पर कुछ इसका नया टर्मोलॉजी आएगा, वो क्या होगा उस चीज को हम देखते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि यहां हमारा Z आप प्लस माइनस dz तो हमने लिख दिया। आप इसको इससे गुणा करोगे तो आप लिखोगे A इंटू बी लिखोगे प्लस माइनस, फिर आप A से इसमें गुणा करोगे तो A और क्या A और इंटू क्या डेल भी लिखेंगे, फिर प्लस माइनस इसे इसमें गुणा करेंगे तो डेल A
और इंटू क्या b होगा, और फिर क्या इससे इसमें मल्टीपल होगा, तो आपको दिखेगा प्लस माइनस डेल a इंटू क्या डेल b। अब जरा सोचना है कि डेल a इंटू डेल b का मान बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहां देखना है कि ये मेरा LHS है और ये मेरा क्या है? RHS है। तो हम बात करेंगे LHS में, ये मेरा LHS है और ये पूरा मेरा क्या है? ये पूरा मेरा क्या है? RHS है। ये पूरा मेरा RHS। समझाने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं कि LHS में Z तथा RHS में AB से भाग करने पर अब जब भाग इससे करो तो देखो तो क्या होगा? Z प्लस क्या डेल Z बटा क्या Z ना, और बराबर यहां आप लिखेंगे AB और प्लस माइनस A और डेल B और प्लस माइनस B डेल A, और ये तो इसका वैल्यू बहुत छोटा है, इसको छोड़ देंगे हम। इसमें हम किससे डिवाइड करते हैं? इसमें हम डिवाइड कर देते हैं किस, या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम, और स्टेप प्लस डेल A इंटू क्या डेल B। अब इससे हम डिवाइड किससे कर दे? AB से मैंने कर दिया। आप जरा सोचो डिवाइड करने के बाद क्या क्या बातें आ रही है, ये समझिए पहले। तो आप इसको लिख सकते हैं कि Z अपॉन क्या Z प्लस डेल Z बटा क्या Z, आप इसको लिख सकते हैं, बराबर A आप लिखेंगे AB बाई क्या AB और प्लस माइनस A इंटू डेल B बाई क्या AB लिखेंगे, फिर प्लस माइनस क्या B इंटू क्या डेल A बाई क्या AB लिखेंगे, और फिर प्लस माइनस डेल A इंटू क्या डेल B बाई क्या लिखेंगे AB लिखेंगे। एक एक चीज को आप समझ लीजिए। आप देखो इसको काट लोगे, यहां से इसको काट लो, आपका क्या हो गया? ये 1 हो गया प्लस क्या डेल Z बटा क्या Z इज इक्वल टू, यहां देखना है कि A से A मर गया, यहां देखो ना B से B मर गया। आप देखो क्या मिल गया यहां पर प्लस माइनस, यहां पर डेल B और बाई क्या B होगा, और प्लस माइनस आपको जो दिखेगा डेल A बाई क्या होगा A होगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, यहां पर डेल A बाई A इंटू डेल B बाई क्या B, ये बहुत छोटी राशि है। ये क्या है? ये स्मॉल राशि है, स्मॉल क्वांटिटीज है। तो स्मॉल क्वांटिटी इसको कहते हैं नेगलेक्ट कर देंगे, ये कहेंगे ये वैनिश हो जाएंगे। नेगलेक्ट माने बहुत छोटा, इसका वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? लगभग में 0 मान लेंगे। अब आप बताओ, ये 1 से 1 तो यहाँ मर गया ना, तो आप बताओ क्या होगा? डेल Z बाई Z हो गया। अब बताओ यहां से आपको जो दिख रहा है कि डेल A प्लस क्या A और प्लस क्या लिखेंगे डेल B बाई क्या B लिखेंगे। इसकी तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये टर्मोलॉजी जो होगा, ये जो टर्मोलॉजी होगा, ये गुणा और भागा दोनों नियम के लिए क्या होगा? लागू होगा। ये दोनों के लिए क्या होगा? लागू होगा। अगर आपका डेल यहाँ dz निकालना है तो आप z को इससे पूरा मल्टीपल कर लो, यानी आप ऐसे समझ लो कि हम dz निकालना चाहते हैं, तो z का यहाँ मल्टीपल हो जाएगा dA बाई क्या A प्लस dB बाई क्या B, और इस फार्मूले पर हम लोग बैठाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। इस पर हम सवाल करेंगे, हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। इस पर मैं सवाल दे रहा हूँ। एक मेरा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में समझते हैं जो हमने अभी जस्ट थ्योरी पढ़ा। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, किसी आयत की लंबाई, भाई आयत पहले बना ही लो, टेंशन दूर हो जाएगा। आयत की लंबाई ये है, तो इसकी लंबाई तेल हो गई, इसकी चौड़ाई क्या होगा? B हो गई, ठीक है। इसका एरिया जो होगा L इंटू B होगा, इसका जो रियल वैल्यू है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं रहा होगा। अब ये समझना है कि लंबाई जो है वो कितनी दी हुई? इतनी, और चौड़ाई कितनी दी? इतनी हुई। तो यहां पर आप जरा सोचो, यहां पर ये जो L है, ये L है, ये L प्लस क्या है डेल L है ना, यहाँ डैश हम बना लेते, यहाँ भी डैश लगाते हैं, और यहाँ B है, तो B बराबर क्या होगा
बी डैश प्लस क्या डेल बी है। आप ये समझ सकते हैं। तो इस सवाल में हमको समझना है कि दिया क्या है, करना क्या है हमको। तो पहले इसका जो रियल क्षेत्रफल है उसको हम लोग निकालेंगे। ये रियल क्षेत्रफल a इंटू बी है। ये जो रियल यानी a इंटू बी, तो ये पूरा हमारा a है और ये पूरा हमारा क्या है b है। तो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या लिखें, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। और आप इसका तो मल्टीपल कर सकते हो, वो कितना आ गया 5.7 इंटू 3.4, ये आपका सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। अगर मैं इससे मल्टीपल करूं तो 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहां देखना है इसका रियल वैल्यू है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सार्थक मान 4 होगा। लेकिन यहां सार्थक मान 2 ही ना आ रहा है, तो इसको भी हमको 2 बनाना पड़ेगा। यानी इसको अनुमानित रूप से कितना मान सकते हैं, 19 मान सकते हैं, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अनुमानित मान है। ये रियल मान नहीं है, अनुमानित मान है कि इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपना नियम लगाएंगे भाई। इसमें जो क्षेत्रफल आया इसमें क्या इसका अपेक्षित एरर जो होंगे वो क्या होंगे, अपेक्षित। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल ए बाई क्या ए लिख सकते हैं क्या, तो डेल ए बाई ए को लिख दिए। लेकिन अब ये लंबाई में ना एरर हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, डेल एल बाई क्या एल हो जाएगा प्लस डेल बी बाई क्या बी हो जाएगा। जस्ट हमने फार्मूला पढ़ा था अभी, जस्ट देखना। तो यहाँ पर डी जेड बाई क्या जेड और बराबर डेल ए बाई क्या ए प्लस डेल बी बाई क्या ए नंबर ने फार्मूला देखा था, यही फार्मूला को मैंने यूज किया। तो ये टर्म किस में है, क्षेत्रफल में है, और ये लंबाई में है और ये चौड़ाई में है। अब जरा सोचो, देखना है यहाँ पर इसका वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। इसकी वैल्यू पता है, हाँ इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू रियल में कितनी आई है ये, लेकिन अनुमानित कितनी है ये है, तो हम रियल वैल्यू लेंगे। तो अब जरा सोचो यहाँ पर अगर मैं डेल ए लगा दूं और यहाँ पर ए का वैल्यू मैं ऐसे लिख दूं ए इंटू, आप जरा सोचो डेल एल बाई क्या एल प्लस क्या डेल बी बाई क्या बी लिख सकते हैं ना। एक बात और समझना, बच्चा सोचेगा कि सर आप ये क्यों लिख रहे हो। यहाँ पर एल का मान अगर देखोगे, ध्यान देना एल का मान, एल ये पूरा हमारा एल की हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा तो एल ये आ रहा है ना, ये पूरा एल, तो एल आपका कितना हो गया 5.7। लेकिन डेल एल कितना दिख रहा है आपको, ये कितना दिखा, किधर 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 गया, किधर गया देखिए तो 0 कितना 1। यहाँ पर बी कितना है आपका, देखो तो बी कितना है, बी 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 कितना है 3.4 है, और डेल बी कितना है तो 0.2 है। अब इस वैल्यू को यहाँ क्या करना, पुट करना है। तो पहले ए को पुट कर दो, ये कितना आया भाई 19.38 इंटू, ध्यान देना डीएल कितना है यहाँ पर, डीएल कितना 0.1 बाई क्या 5.7 प्लस 0.2 बाई क्या 3.4। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है इसको देखते हैं, इसको आप नोट करें, इसको आप नोट करें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ओलसीएम जो होना होगा वो तो ले ही लेंगे। डेल ए बराबर क्या, तो ए आपका हो गया 19.38 इंटू, ध्यान देना आपको इससे गुणा कर दोगे तो कितना होगा 0.1 गुणे 3.4 प्लस ए आपका कितना हो गया 0.2 इंटू 5.7 और बाई इसका तो एलसीएम आपको पता है कितना ही होगा, तो ए क्या होगा 19.38 इसके आसपास। अब जरा सोचो, आप देखोगे कि ए हमारा क्या होगा 19.38 इंटू, ध्यान देना इसको मैं मेटर कितना 0.34 प्लस 14 यानी 1 कितना 1.14 और भाई क्या हो गया 19.38, इससे से मार दो। अब मैं क्या इसको जोड़ दूंगा तो 1.48 हो जाएगा और अनुमानित रूप से 1.5, यानी ए हमारा क्या हो गया डेल ए आ गया। लेकिन हमको तो एरिया निकालना है, रियल एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, न्यू एरिया क्या होगा, न्यू क्षेत्रफल क्या होगा आयत का, तो ए हमारा होगा ए प्लस क्या ए प्लस डेल ए होगा। ए का वैल्यू कितना 19 और प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया 1.5, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। क्लियर? आगे चलते एक और सवाल लेके। ये घात की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं, जरा सोचिए, हमने मान लिया कि लेट का मतलब क्या, माना कि z बराबर क्या, a स्क्वायर, इसका घात कितना, a स्क्वायर। तो स्वाभाविक है कि जो इसमें एरर आएगा वो कितना होगा भाई, ये एरर समझना है। तो अगर a इतना आया होगा तो हम इस a को लिख सकते हैं a i इंटू ए, तो लिख सकता हूं। इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। हमने गुणा के नियम से मैंने क्या देखा, अगर z बराबर a इंटू बी था तो यहां हमारा डी जेड अबाई क्या, जेड जो आया था वो क्या आया था, तो ए डेल ए अबाई क्या, डेल ए बाई ए था, प्लस क्या डेल बी बाई क्या था, बी था। ये कब था, जब दोनों अलग अलग था, लेकिन ये दोनों तो सेम है। तो इसमें जो रिलेटिव एरर आएंगे वो कितना आएंगे, डी जेड बाई जेड ना, और बराबर क्या लिखेंगे, डेल ए अबाई ए प्लस डेल ए अबाई क्या ए। ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। आप बताओ आप क्या लिख सकते हो, डेल जेड और बाई जेड इक्वल टू, ये दोनों जुटे क्या 2 इंटू कितना हो जाएंगे, डेल ए अबाई क्या ए हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ये इसका जनरल टर्म क्या होता है, z बराबर अगर a के पावर n होता तो क्या होता, a के पावर n, इसका मतलब z बराबर क्या, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कहाँ तक, n तक होता। तो इसके लिए जो हमारा डी जेड बाई जेड आता वो कितना आता, तो वो आता n इंटू डी जेड बाई क्या जेड, सॉरी डी ए बाई ए आता, क्या आता, डी ए बाई ए आता। इस पर हम और एग्जांपल दे रहे हैं, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, इसको नोट करें। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं लेट, अगर हमारे पास कोई राशि a है, z बराबर a b c d, ये इतनी राशियां है, इसका डी जेड हमको निकालना है। कैसे लिखेंगे भाई, इसका मतलब इसके पावर में p है, इसके ऊपर q है, इसका r है, इसका s है। मान लीजिए पावर में पावर है, तो इसका डी जेड बाई जेड कितना होगा, डी जेड बाई जेड कितना होगा ये समझना है। ये पावर में कितना p है ना, तो पावर में पहले p रख दो, और क्या लिखोगे, डी ए बाई क्या a प्लस q है ना, तो हम इसके लिए q रखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, डी बी बाई क्या b लिखेंगे, फिर a प्लस r है ना, तो क्या लिखेंगे, डी सी बाई क्या c लिखेंगे, और फिर यहाँ का s है, s इंटू डी डेल डी बाई क्या डी लिखेंगे। ये इसकी एक प्रोफेशनल फार्मूला हो जाएगी, यानी जितना पावर में रहेगा उसका दोनों का रिलेटिव मास क्या करेंगे, रिलेटिव एरर से गुणा कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस पर एक सवाल देखेंगे तो आपके दिमाग पूरा सेट हो जाएगा। इसको नोट करें आप। अभी मैं आपको बताया ना, कुछ करना थोड़ी है, आप जेड बराबर तो लिख दो, जेड बराबर क्या ए स्क्वायर इंटू क्या बी क्यू और सी के पावर क्या 4। इसमें रिलेटिव एरर कितना होगा, तो डी जेड बाई क्या जेड लिख देंगे ना, और अभी मेरा फार्मूला पड़ा कितना 2 इंटू ए जितना रहेगा ना, डेल ए बाई क्या ए, पावर में कितना है 3 है ना, 3 लिख देंगे, डेल बी बाई क्या बी, पावर में कितना है 4 है ना, 4 रख देंगे, और क्या लिखेंगे डेल सी बाई सी। हो गया आंसर। तो इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ।